11 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे के आसपास एक न्यूज आती है कि देओल फैमिली के पेट्रियार्क धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। जावेद अख्तर इस पे ट्वीट करते हैं, न्यूज चैनल जिसको पब्लिश करते हैं। बाद में पता चलता है कि बात झूठ है, जब उनकी पत्नी हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल और बाद में तो आके सनी देओल तक मीडिया पर इस बात के लिए उन्हें गालियां तक देते हैं। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, शर्म नहीं आती? एंड ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में देओल फैमिली की लेगेसी को 65 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों के इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के बावजूद लोग उनके बारे में सिर्फ तब बात करते हैं जब चीजें बिल्कुल एक्सट्रीम में पहुंच जाती हैं। एक फैमिली जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं और हर मेंबर के पास एक से ज्यादा इंडस्ट्री डिफाइनिंग आइकॉनिक फिल्म्स का कैटलॉग है, तो फिर इस इंडस्ट्री में उनकी रेलेवेंस बॉलीवुड के खान्स, कपूर, चोपड़ास, रोशन्स जितनी क्यों नहीं है? लाजमी है ये सवाल पूछना कि क्या देओल परिवार आज बॉलीवुड की हायरार्की में इररिलेवेंट है? एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देओल फैमिली के थ्रू समझेंगे कि बॉलीवुड में हायरार्की किस तरीके से काम करती है, इस इंडस्ट्री में जो पावर और कंट्रोल कहा जाता है उसका मतलब क्यों और कैसे सिर्फ एक्सेस और एजेंडा सेटिंग है, यानी आपको कितनी एंट्री मिलती है ए टियर बैनर्स के प्रोजेक्ट्स में, अवार्ड शोज के बेंचेस पर, फिल्म सर्किट के इवेंट्स पर और बॉलीवुड से जुड़ी रहने वाली उनके ऊपर सरवाइव करने वाली मीडिया आपको कितनी तवज्जो और हाइप देती है। एंड देओल फैमिली के लेंस से इस हायरार्की, पावर, बॉलीवुड के स्ट्रक्चर को समझने का गेम इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले 65 सालों में देओल फैमिली ने इन सब से हट के अलग कुछ अटपटी चॉइसेस लिए, क्योंकि बॉलीवुड में पावर और पॉलिटिक्स से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर कभी कॉन्वर्सेशन कंट्रोल या फिर नेटवर्किंग पर ध्यान ही नहीं दिया, पर उसके बदले एक मास कॉवेनेंट चुना, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी और रिस्ट्रेंट का, यानी लोगों का प्यार कमाना, ना कि लॉबी का सपोर्ट। एंड इसी के पीछे छुपा है इस सवाल का जवाब कि क्यों देओल्स बॉलीवुड की हायरार्की में इररिलेवेंट है। इसे समझने के लिए हम उनको 5 पैरामीटर्स पर जज भी करेंगे। बॉलीवुड में मनी, एक्सेस, आउटपुट, आफ्टर लाइफ, पीआर और एक काउंटर टेस्ट भी रखेंगे कि अगर किसी डेकेड में देओल्स का ये अप्रोच उनको अपने पीयर से आगे लेकर चला भी गया और उनकी आफ्टर लाइफ यानी टीवी पे रीरन्स, कल्ट का फैंडम, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कमजोर पड़ जाए तो ये इररिलेवेंस का केस कैसे फेल हो जाता है। इस पूरे वीडियो का और देओल फैमिली का रोड मैप बहुत सिंपल है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फाउंडेशन स्टोरी, डेकेड्स तक चला उनका मासेस के साथ प्यार, फिर सेकंड जनरेशन ऑफ सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, इवन अभय देओल, एंड फिर ये 5 लेवल ऑफ एनालिसिस जहां देओल्स बाकी इंडस्ट्री से कम नजर आते हैं। देओल फैमिली का फ्यूचर क्या है और एंड में एक फाइनल वर्डिक्ट। एंड बॉलीवुड की सबसे लो प्रोफाइल पर हाईएस्ट इंपैक्ट फैमिली का सच जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑल द वे बैक टू द फर्स्ट जनरेशन। देओल परिवार की कहानी शुरू होती है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल से, जिनका जन्म पंजाब के लुधियाना में होता है। उनके पिता हेडमास्टर, माँ होम मेकर थी, इसीलिए धर्मेंद्र की अर्ली जर्नी इन द फिल्म स्पेस कोई ग्लैमरस नहीं थी, स्ट्रगल से भरी थी। सब देखा उन्होंने, छोटे रोल्स, ऑडिशंस का स्ट्रगल, एंड बॉलीवुड के साथ उनका पहला रिश्ता फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट से जुड़ता है 1950s के एंड में, जिसको जीतने के बाद वो बॉम्बे आ जाते हैं। इस टैलेंट कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद जो फिल्म उन्हें प्रॉमिस की गई थी वो कभी बनती नहीं है। एंड अपने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान, क्योंकि उनके पास बॉम्बे में रहने के लिए घर नहीं था, तो वो एक गैराज में रहते हैं। सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक ड्रिलिंग फर्म में जॉब भी की, जिससे वो सिर्फ 200 रुपए अर्न करते थे, कभी कभी तो ओवर टाइम भी करते थे। उसके बाद 1960s में उन्हें एक फिल्म मिली कॉल्ड दिल भी तेरा हम भी तेरे, और वो फिल्म अननोटिस चली जाती है। बट ओवर टाइम उनकी फिल्म जैसे आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बाहर के से उन्होंने एक ग्रेटर लेवल ऑफ स्टारडम अचीव किया। धर्मेंद्र को बॉलीवुड में बहुत जल्द इंडिया के ही मैन का टाइटल भी मिल गया। एंड 60s के एरा में धर्मेंद्र ने बैक टू बैक हिट फिल्में देकर ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बना लिया। 1969 के बाद जब राजेश खन्ना एज अ सुपरस्टार इमर्ज हो रहे थे विद बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर लाइक आराधना, दो रास्ते, उस वक्त राजेश खन्ना के राइज से बाकी फिल्म स्टार्स का करियर डिक्लाइन में जा रहा था। पर इस फेज में सिर्फ 2 एक्टर्स थे जिनका स्टारडम राजेश खन्ना के राइज से अनअफेक्टेड रहा, एक थे देवानंद और दूसरे धर्मेंद्र। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक्शन हीरो, स्ट्रॉन्ग मैन या इंडिया की ही मैन बनकर नहीं आए थे, वो एक रेंज लेकर आए थे। एक
साइड पे अनुपमा और सत्यकाम जैसी इंटेंस मॉरली सीरियस फिल्में और दूसरी साइड पर शोले का मास करिश्मा और चुपके चुपके की कॉमेडी फिनेस। इनफैक्ट 70s में तो उनका हेमा मालिनी के साथ एक हिट पेयर भी बन गया था। दोनों साथ में बैक टू बैक हिट्स ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे। सीता और गीता, शोले, नसीब, द बर्निंग ट्रेन एंड धर्मेंद्र के करियर का कंसोलिडेशन उनकी फिल्म फूल और पत्थर से होता है, जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को एक और नया ग्रामर देती है। अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका चौहश्र होगा आज अपनी आंखों से। और वही ग्रामर बाद में आगे चलकर पूरे देओल परिवार की आइडेंटिटी बन जाता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। देओल ग्रामर या फिर देओल फैमिली की आइडेंटिटी को तुम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक टेंडर दिल प्लस राइटियस गुस्सा, ऑनर, इंसाफ, फिजिकल क्रेडिबिलिटी, हाथ से लड़ाई और एक अनअपोलोजेटिक पंजाबी इथोस। एंड तुम ध्यान से देखो तो धर्मेंद्र का ये एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस जो उनकी स्क्रीन पर था, ये देओल की पूरी फैमिली का एक कैरिस्मेटिक डीएनए बन गया। एंड 80s के एंड में धर्मेंद्र एक और स्टेप लेते हैं, वो खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो खोलते हैं एक ऐसे टाइम पर जब स्टूडियो खोलना बहुत बड़ी डील थी, कॉल्ड विजेता फिल्म। एंड ये कोई एम्पायर बिल्डिंग मूव नहीं था, ये एक कंट्रोल का मूव था। कंट्रोल ओवर स्टोरीज, कंट्रोल ओवर नैरेटिव्स, कंट्रोल ओवर सेट्स, कंट्रोल ओवर कौन क्या करेगा। एंड इवेंचुअली ये वही कंट्रोल था जिससे आगे बढ़कर घायल जैसी फिल्में पॉसिबल हो पाई। एंड इस सब से उन्हें क्रिएटिव लेवरेज मिला, अपने परिवार के लोगों को आगे लॉन्च करने का लॉन्च पैड मिला। पर एक चीज जो नहीं मिली वो थी पीआर का आर्मर, क्योंकि इवेंचुअली, एंड इसकी बात मैं आगे डिटेल में भी करूंगा, विजेता फिल्म्स ने कभी वो नेटवर्क या पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाए जो उनके कॉम्पिटिटर्स लाइक धर्मा, वाईआरएफ, इवन आरके स्टूडियोज बना के बैठे थे, जिसमें से कुछ आज का बॉलीवुड सिस्टम डोमिनेट करते हैं। एंड यही शायद बाद में विजेता फिल्म्स के डाउनफॉल का रीजन भी बना। बट अगर तुम नोटिस करो तो देओल्स ने थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस, स्पेशली थ्रू धर्मेंद्र, अपनी जमीर या इथोस को स्ट्रॉन्ग रखा, पर बॉलीवुड लॉबीज के कॉरिडोर में चलना नहीं सीखा। हाँ, इसी आइडियोलॉजी के साथ धर्मेंद्र 2004 में पॉलिटिक्स में भी आए थे, पर सिर्फ उनकी प्रोटेक्टर इमेज के एक्सटेंशन के रूप में। वीकली पब्लिसिटीज, वायरल क्लिप्स, पीआर कैंपेन्स, ये कभी उनका गेम नहीं था। और यही वैल्यू सिस्टम आगे पूरे परिवार तक पास होता गया। ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे जब हम बाकी की फैमिली के इंपैक्ट, उनके डाउनफॉल, राइज को एनालाइज करेंगे तो हमें समझ आएगा कि धर्मेंद्र की चॉइसेस ने दो चीजें उनकी फैमिली के फ्यूचर के लिए सेट कर दी। एक चॉइस जो ग्रामर को, स्क्रीन प्रेजेंस, आपके पर्सोना का वैल्यू करती है, और एक चीज जो उनका बिजनेस पोस्चर डिसाइड करती है। एंड आगे जब हम देओल्स की रेलेवेंस को जज करेंगे तो यही चॉइसेस सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती दिखेंगी। बट बैक टू 60s एंड 70s, जब धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपनी प्रेजेंस को, अपनी पावर को, अपनी रेपुटेशन को एस्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन देओल फैमिली की लेगेसी की शुरुआत ही तब होती है जब धर्मेंद्र की शादी होती है हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है। अपनी क्लासिकल डांस लीनिएज, ए-लिस्ट स्टारडम और लॉन्ग पब्लिक करियर के साथ वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन थी। हेमा मालिनी ने अपना डेब्यू किया था 1963 में विद द तमिल फिल्म इदु सत्यम। बट बॉलीवुड में उनकी फर्स्ट फिल्म थी 1968 की सपनों के सौदागर, जिसमें वो राज कपूर के साथ लीडिंग रोल में थी। वो ग्रेस, ब्यूटी, डिविनिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड थी। एंड इसीलिए 1977 की फिल्म ड्रीम गर्ल के बाद उनको उसी टाइटल के साथ रिकॉग्नाइज करा जाने लगा। एंड उनके एक्टिंग के करियर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उनका पेयर, ऑन स्क्रीन पेयर धर्मेंद्र के साथ एक आइकॉनिक पेयर बन जाता है। उनकी फर्स्ट फिल्म साथ में ऐसा पेयर थी 1970 में आई तुम हंसी मैं जवां, एक बॉक्स ऑफिस हिट बनती है। एंड हेमा मालिनी आगे अपने करियर में जाकर काफी सक्सेसफुल फिल्में करती हैं, जिनमें से 28 तो उन्होंने धर्मेंद्र के साथ की थी, इंक्लूडिंग शराफत, तुम हंसी में जवां, नया जमाना, राजा, जानी, सीता और गीता, पत्थर और पायल और शोले, टू नेम अ फ्यू। सीता और गीता के लिए तो उन्हें उनका फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड एज बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था, विच ऑल्सो गोज ऑन टू प्रूव कि हेमा मालिनी वाज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस दैट वाज केटर्ड टू द मेल गेज, बट उनको अपनी क्राफ्ट के अराउंड कुछ नॉलेज भी था। एंड इवेंचुअली धर्मेंद्र जो एक छोटे गांव से आए और बॉलीवुड में इतना नाम कमाया, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी जो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती थी, दोनों के इस कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के बावजूद दोनों में प्यार और बाद में 1980 में शादी भी हो जाती है। लेकिन 80s में भी जब शादीशुदा एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में रोल्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था, उस दौर में हेमा मालिनी बिग बजट फिल्मों में स्टार होती थी, जैसे क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता एंड राजपूत। और मां बनने के बाद भी वो हीरोइन सेंट्रिक रोल्स में दिखाई देती थी इन फिल्म्स लाइक आंधी तूफान, दुर्गा, रामकली एंड सीतापुर की गीता। इनफैक्ट 90s में तो एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उन्होंने दो फिल्में भी बनाई, 1992 में दिल आशना है एंड 1995 में मोहिनी। एंड हेमा मालिनी का अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतना बड़ा स्टारडम होना उनकी शादी विद धर्मेंद्र को किसी स्पेक्टेकल से कम नहीं बनाता, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार थे। पर ये शादी उतनी ही कंट्रोवर्शियल थी
क्योंकि ये धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी। इसके अराउंड तो रूमर्स भी स्प्रेड हुए कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसको बाद में धर्मेंद्र ने डिनाई कर दिया। पर देओल परिवार की लेगेसी, उनकी सबसे बड़ी रियलिटी जिसके बारे में मीडिया शायद जानबूझकर बात नहीं करता, वो है उनका डुअल हाउस होल्ड सेटअप। ये कोई स्कैंडल नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। देओल परिवार का पहला घर धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का, जिनसे धर्मेंद्र की शादी 19 की एज पे 1954 में ही हो गई थी एंड जिनसे उनको सनी, बॉबी, विजेता और अजीता हुए थे। ये साइड ऑफ द फैमिली फॉलोज वन वेरी स्ट्रिक्ट रूल, लो प्रोफाइल एज अ प्रिंसिपल, अपीयरेंसेस कम, PR 0, डिग्निटी हाई। और दूसरा घर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी का, यहाँ पर ईशा और आहना उनके बच्चे हैं एंड नेचुरली ये घर थोड़ा ज्यादा पब्लिक फेसिंग है क्योंकि हेमा जी अपनी पब्लिक आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग रखती है। इवन ईशा और आहना की अपब्रिंगिंग के साथ उन्होंने एक्टिंग, डांस, प्रोडक्शन सब कंटिन्यू करा, प्रूविंग कि बॉलीवुड में फीमेल करियर्स भी लॉन्ग हॉल हो सकते हैं। उन्होंने मदरहुड को पॉज नहीं किया बल्कि एक पैरेलल जर्नी बनाया। अपने लेटर लाइफ में तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके आज भी एक एक्टिव मेंबर है। लेकिन देओल फैमिली के ये डुअल हाउस होल्ड सेटअप का डायरेक्ट इंपैक्ट जिस चीज पर आता है वो है उनका नैरेटिव वॉल्यूम। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें कभी बॉलीवुड में देओल फैमिली के ऑर्केस्ट्रेटेड फैमिली मोमेंट्स नहीं दिखते, ना कोई बड़ी PR फोटो ऑप्स, ना वीकली फैमिली गॉसिप, ना कोई इंजीनियर्ड वायरलिटी। एंड इसका रिजल्ट सिर्फ इतना है कि मीडिया चैटर में देओल फैमिली का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है पर उनकी वैल्यू इमेज वो रॉक सॉलिड रहती है। एंड अब जब आगे हम डिस्कस करेंगे देओल परिवार का इंपैक्ट ऑन बॉलीवुड तो हमें समझना होगा कि वो धर्मेंद्र की वैल्यू फर्स्ट फिलॉसफी और हेमा मालिनी का प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच ही है जो मिलकर बनाता है देओल फैमिली का मास कवर्नेंट, जो आज तक देओल परिवार के पावर का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। एंड धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी ने देओल फैमिली की लेगेसी की शुरुआत कर दी, बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर दिया एंड उस लेगेसी को देओल्स की सेकेंड जनरेशन और आगे लेके गई। जब हम देओल परिवार की सेकेंड जनरेशन को देखते हैं तो एक चीज टाइम के साथ कांस्टेंट है, इंडिया की जनता पर उनका इंपैक्ट। यानी वो प्रॉमिस जो देओल्स ने ऑडियंस को दिया था, सिंसियरिटी ओवर स्पेक्टेकल, इमोशन ओवर पॉलिश, ऑडियंस ओवर पॉलिटिक्स। एंड इसका प्रूफ देखने के लिए तुम्हें इस सेकंड जनरेशन के एक इंसान की 4-5 फिल्मों से आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 1990 सनी देओल की फिल्म घायल, जिसमें सनी देओल कॉमन मैन का वॉरियर बनकर आते हैं, आम लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, एक आदमी पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये उस सेकंड जनरेशन ऑफ देओल फैमिली का मासेस के साथ कनेक्ट का फर्स्ट चेक पॉइंट था। 1997 में आई बॉर्डर में कलेक्टिव सैक्रिफाइस था, पैट्रियोटिज्म जो PR से नहीं इमोशन से लोडेड था। ये फिल्म मॉडर्न बॉलीवुड के हिसाब से कूल नहीं थी पर इंपैक्टफुल थी और मासेस को ये रियलनेस चाहिए थी। ये बात आगे और दोबारा प्रूव हो गई जब 2001 में एक लैंडमार्क फिल्म आई गदर। गदर ने वो कर दिखाया जो बॉलीवुड के एनालिसिस करने वाले लोग आज तक नहीं समझ पाए। मेट्रो कूल की एरा में हार्टलैंड इमोशन से पूरा देश हिल गया। अर्बन क्रिटिक्स कंफ्यूज हो गए पर देओल फैमिली के लिए लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग हो गई। एंड फिर उसके लगभग 20-22 साल बाद जब गदर का सीक्वल गदर 2 रिलीज हुआ तो उसने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, इवन दो ऑब्जेक्टिवली फर्स्ट फिल्म से सेकंड फिल्म बहुत बुरी थी बट क्योंकि फिल्म सिंसियर थी और नॉस्टैल्जिया ने वो पे ऑफ दिया तो ऑडियंसेस ने देओल फैमिली की तरफ या सनी देओल की तरफ पर्टिकुलरली वो रॉ इमोशन और अनएम्बैरेस्ड सेंटिमेंट को रिवॉर्ड किया। बट ये सिर्फ देओल फैमिली के कुछ हाइलाइट्स हैं। 1980s में जहां एक तरह से बॉलीवुड अपने लो फेज में था, बड़े बड़े एक्टर्स इंक्लूडिंग धर्म जी को या तो बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ रहा था या उन्हें धोखे से उन फिल्मों में डाला जा रहा था। उस टाइम सनी देओल ने अपनी पहली फिल्म से ही एक स्ट्रॉन्ग नीश पकड़ ली। उनका राइज बेताब और अर्जुन से हुआ जिसमें वो फ्रेशनेस प्लस एंग्स्ट का एक परफेक्ट कॉम्बो बनकर बाहर आए। एंड बेताब तो 1983 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई थी। एंड 80s के दौरान उन्होंने अपने आप को एज एन एक्शन हीरो एस्टैब्लिश किया पर उनका पीक आया 90s में जहां उन्होंने मानो पूरी डेकेड बैक टू बैक हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स दी। एंड उनकी फिल्मोग्राफी एक मॉरल कॉरिडोर बन गई। उसमें सनी देओल के मोनोलॉग्स एक्सपैंड हो गए। उनकी फिजिकलिटी को देखते हुए लोगों ने डंबल खरीदने शुरू कर दिए। एंड इन फिल्मों के इंपैक्ट हेवी साउंड डिजाइन ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को मानो डबल कर दिया। एंड इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट था उनका सिंपल हाई स्टेक्स मोरालिटी। बट आफ्टर द पीक ऑफ 2001 की गदर, नई सेंचुरी की मल्टीप्लेक्स ग्रामर, अर्बन कूल मूवीज, वो सनी देओल के सिनेमैटिक डीएनए से थोड़ी मिसमैच हो गई। 2004 से 2022 तक उनके करियर ने लगातार सेटबैक्स देखे। इस फेज में उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल एक्शन फिल्में के साथ साथ और अलग जॉनर्स में भी एक्सपेरिमेंट किए विद फिल्म्स लाइक लकीर, जो बोले सोनिहाल, तीसरी आंख एंड रोक सको तो रोक लो। उनकी फिल्म्स लाइक फुल एंड फाइनल, हीरोज एंड फॉक्स तो कमर्शियल फेलियर्स ही साबित हुए। उनके बड़े बैनर्स के साथ कोलैबोरेशन के विंडोज मानो बंद हो गए। इनफैक्ट जब 2019 में उन्होंने अपने बेटे की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास डायरेक्ट करी, इट ऑल्सो टर्न्ड
टर्न्ड आउट टू बी अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। हाँ, 20 साल के स्ट्रगल के बाद उनका कमबैक होता है गदर 2 के साथ। ब्लॉकबस्टर फिल्म 691 करोड़ बनाती है बॉक्स ऑफिस पर, सनी देओल को इंडिया का इकलौता स्टार बनाती है ओवर द एज ऑफ 60 जिसने एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दी है। फिर से शायद प्रूव भी करती है कि इंडिया में पीआर नहीं सिंसियरिटी जीतती है, मार्केटिंग नहीं मेमोरी एंड लॉयल्टी जीतती है। बट ये पीक 20 साल बाद आया एंड देओल परिवार की सेकेंड जनरेशन के तो सनी देओल इकलौते ऐसे एक्टर भी नहीं थे जिनका ये डाउनफॉल और राइज हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें उनके भाई बॉबी देओल की तो उनकी कहानी भी कुछ कम फैसिनेटिंग नहीं है। बॉबी देओल ने अपना करियर एज अ चाइल्ड एक्टर स्टार्ट किया था, जहां उन्होंने धर्मवीर में यंग धर्मेंद्र का रोल प्ले किया था एंड एट द एज ऑफ जस्ट 26 उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी कर लिया था विद द फिल्म बारात, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू भी मिला था। एंड बॉबी देओल की शुरुआत तो बैक टू बैक हिट्स के साथ हुई, जहां 1992 से 2000 तक उन्होंने बरसात, गुप्त, सोल्जर, बिच्छू, हमराज जैसी फिल्में की एंड ये सभी फिल्में तुम कह सकते हो उनके पॉप फेज का पार्ट थी। एंड इन फिल्मों ने उन्हें एज अ लीडिंग हीरो एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प भी करी। सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉबी स्टाइलिश थे, कूल थे, उनमें मेन स्ट्रीम हीरो की क्वालिटीज भी थी जिससे उनका एक फैशन आइकन, एक चॉकलेट हीरो का रेपुटेशन बन गया था। बट बॉबी देओल की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एज अ किड वो बहुत पैम्पर्ड रहे थे। The youngest always gets that kind of attention. Yeah. Golden child, you're the most beautiful child, the most good-looking child, and I could never live up to that. एंड इसी वजह से जब उनका डाउनफॉल आया तो शायद वो उससे डील नहीं कर पाए। मिड 2000s में बॉबी देओल का एक लो फेज स्टार्ट होता है। फिल्म्स लाइक किस्मत, टैंगो चार्ली, थैंक यू बुरी तरह से फ्लॉप्स होती हैं एंड सडनली बॉबी देओल जो बॉलीवुड के स्टार थे उन्हें काम नहीं मिल रहा था, उनके पास अच्छी स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी, उनकी इमेज सडनली आउटडेट हो गई, जो स्क्रिप्टें उन्हें मिल रही थी वो नए जमाने से मैच नहीं कर रही थी एंड उनकी लैक ऑफ वर्सेटैलिटी की वजह से ए टियर कोलैबोरेशंस भी मिलना बंद हो गए। बॉबी देओल को पता ही नहीं चला पर उनके पीक पे बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा मॉडर्नाइज हो गया, एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनने लगी, यंग फेसेस और रिलायबल फेसेस को प्रेफरेंसेस मिलने लगी एंड बॉबी देओल की तो पर्सनल लाइफ भी हेल हो गई थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अल्कोहलिज्म को एज एन एस्केप यूज करने की कोशिश की। लेटर उन्होंने ऑफ बीट फिल्में करनी शुरू करी जिन्होंने उनके करियर को और डुबा दिया। बॉबी देओल काफी पॉडकास्ट, इंटरव्यूज में आकर रिवील भी करते हैं कि फिल्में ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे एंड उनके बचपन की पैम्परिंग की वजह से ही उनके लिए अपना डाउनफॉल देखना काफी ज्यादा शॉकिंग था, इस हद तक कि वो दूसरे एक्टर्स के सेट्स और वैनिटी देखकर जेलसी में फ्रस्ट्रेट तक होते थे। उसने बोला मैं तो 5 साल का था, मुझे मालूम था मैं स्टार हूँ, और एक दिन सब खत्म हो गया, फोन बजना बंद हो गया, किसी के फोन नहीं आते थे, कुछ नहीं होता था और मैं जुहू में निकलता था गाड़ी में, किसी भी बंगले में शूटिंग हो रही हो, वैनिटी वैन दिखती थी, लाइट दिखती थी, मेरे को या तो गुस्सा आता था, मैं रोने लग जाता था कि मैं क्यों नहीं अंदर हूँ। 2016 में तो खबरें भी आई कि बॉबी देओल एक्टिंग छोड़कर अपना करियर एज अ डीजे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फेल हो गया क्योंकि ऑडियंस उनसे नाराज हो गई जब उन्होंने सिर्फ गुप्त के गाने बनाए। हाँ, ऑब्वियसली ये बात झूठ थी, बट बॉबी देओल के करियर में एक रिवाइवल फेज भी आया जब एट द एज ऑफ 40 ऐसा लगा उन्होंने एक्टिंग दोबारा सीखी, अपने आप को रीइन्वेंट तो उन्होंने करा एंड कमबैक भी करा थ्रू ओटीटी विद प्रोजेक्ट्स लाइक क्लास ऑफ 83, आश्रम एंड देन एक मेन स्ट्रीम सक्सेस विद एनिमल से उनकी एक्टिंग को, उनके रोल्स को ऑडियंस से बहुत प्रेजेस मिले एंड मे बी ही रियलाइज कि अगर उन्हें काम चाहिए तो उन्हें एक बैंकेबल एक्टर बनना पड़ेगा। एंड बॉबी देओल ने अपने नए प्रोजेक्ट से एक नया ग्रामर बिल्ड किया। ऑफ स्टिलनेस, आई वर्क, मिनिमम डायलॉग्स, ये साइलेंट मेनेंस का स्टाइल उनका सिग्नेचर बन गया एंड आज बॉबी देओल मेन स्ट्रीम में ऐसे ही शॉर्ट, पावरफुल एंटागनिस्ट टाइप रोल से कर रहे हैं जो लीड हीरो से ज्यादा कॉन्वर्सेशन को हाईजैक कर लेते हैं। बट जितनी सक्सेसफुल, प्राइवेटाइज, फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स लाइफ सनी और बॉबी देओल की रही है, वो उनकी बहनों की लाइफ से बिल्कुल अलग था। अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड एंड स्टारडम बट क्लोजर टू द ईथोस ऑफ द देओल फैमिली। उनकी बहन अजीता जहां एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वहीं विजेता एक बिजनेसवुमन है एंड देओल फैमिली की डॉटर्स ने मेनली अपनी लाइफ को इस ग्लैमर से दूर रखा है एक्सेप्ट ईशा देओल। ईशा देओल धर्मेंद्र हेमा मालिनी की बड़ी बेटी है। उनका जन्म 1981 में हुआ था। हेमा मालिनी तमिलनाडु से बिलोंग करती है, इसी वजह से ईशा भी तमिल में फ्लुएंट थी एंड इवन भरतनाट्यम में भी ट्रेंड है। ईशा का बॉलीवुड लॉन्च हुआ विद द मूवी कोई मेरे दिल से पूछे, जिसको क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी बट इसके बावजूद उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उसके बाद उनकी फिल्में लाइक ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है एंड चुरा लिया है तुमने बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई। लेकिन थ्रू आउट दीज फिल्म्स क्रिटिक्स ने उनकी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंसेस की तारीफ भी करी। उन्होंने फिर धूम, काल, नो एंट्री, एलओसी, कारगिल जैसे हिट्स भी दिए। 2004 में मणि रत्नम की फिल्म अयुथा एजुतु से अपना तमिल डेब्यू भी किया, जिसके हिंदी वर्जन युवा में भी ईशा सेम रोल में ही नजर आई एंड उनके ब्रीफ सक्सेस पीरियड के बाद उनकी फिल्में लाइक इंसान, मैं ऐसा ही हूं, कैश भी
बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रही। एंड अपने करियर के अप्स एंड डाउन्स के बाद 2012 में शी गेट्स मैरिड टू बिजनेसमैन भरत थकतानी। हाउएवर ये शादी सिर्फ 12 साल चलती है एंड इस बीच ईशा फिल्म करियर से एक स्टेप बैक ले लेती है। ईशा कहती है कि उनका इंडस्ट्री से ब्रेक उनका एक पर्सनल चॉइस था एंड वो इस डिसीजन से बहुत खुश हैं। एंड धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी की सेकंड डॉटर अहाना देओल का फोकस डांसिंग पे था एंड इसीलिए उनका पब्लिक प्रोजेक्शन भी बहुत मिनिमली रहा। एंड देओल परिवार की सेकंड जनरेशन में एक टेंजेंट अभय देओल का भी है जो टेक्निकली तो धर्मेंद्र के नेफ्यू हैं। वो धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल और ईशा देओल के बेटे हैं। सनी बॉबी ईशा के कजन हैं एंड जहां बाकी देओल्स का एक सर्टेन पैटर्न था टू डू मास सिनेमा, वहीं अभय देओल ने एक कंप्लीटली डिफरेंट लेन चूज करी, एक इंडी अर्बन रियलिज्म एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। उनकी फिल्म चॉइसेस हमेशा डिफरेंट हिट होती थी और क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंसेस को हमेशा प्रेज किया है। उन्होंने कई फिल्में जैसे सोचा ना था, ओए लकी लकी, ओए डेव डी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शंघाई एंड मनोरमा 6 फीट अंडर। इन फिल्मों में कंटेंट एक्टर या हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो एक देओल के लिए पुल ऑफ करना वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस। बट अभय देओल ने प्रूव किया कि सरनेम जॉनर से बड़ा होता है, यानी उनका टॉक्ड अबाउट स्टेटस उनकी चॉइसेस से आया, ना कि देओल टैग से। एंड इन सब की कहानी जानने के बाद ये तो समझ आता है कि देओल परिवार के मानो हर एक पब्लिक फेसिंग पर्सन ने काफी आइकॉनिक फिल्में दी हैं। डेकेड्स तक चलने वाला करियर है, इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एंड इसीलिए ये सवाल पूछना अब बहुत जरूरी हो जाता है कि इस सब के बाद भी क्यों देओल्स आज बॉलीवुड में बाकी की फैमिलीज की तरह रेलेवेंट क्यों नहीं है। देओल्स की बॉलीवुड में रेलेवेंस को समझने के लिए उन्हें हमें इन 5 पैरामीटर्स पर जज करना पड़ेगा जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं एंड जिन एस्पेक्ट्स में देओल परिवार की गलतियां या कहीं उनकी चॉइसेस उनकी रेलेवेंस और फिल्म करियर को मैसिवली इंपैक्ट करती हैं। पहला एस्पेक्ट है पीआर यानी कि कन्वर्सेशन पावर। देओल फैमिली की हिस्ट्री में 2 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो उनकी इस पीआर पावर को लिमिट करते हैं। सबसे पहला है उनका डुअल हाउसहोल्ड की प्राइवेसी की चॉइस एंड दूसरा उनके परिवार का एज अ कलेक्टिव मिड 2000s का फेलियर। फॉर एग्जांपल उनके अलावा बाकी फिल्म फैमिलीज लाइक द कपूर्स, खान्स, रोशंस सब के सब इनसे कंपैरेटिवली ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा रिकरिंग मीडिया अपीयरेंसेस देते थे। उनकी फिल्में भले ही चल रही हो या नहीं, पर देओल की रेलेवेंस इसलिए कम हो रही थी। तो नोटिस करो, देओल्स हमें यूजुअली बहुत कम मैगजीन कवर्स, प्राइम इंटरव्यूज, टॉक शोज, पॉडकास्ट या इन्फ्लुएंसर सर्कल्स में दिखता है, which makes it very hard for anyone to get an update on कि कौन सा देओल क्या कर रहा है। एंड क्योंकि देओल्स की एक पीआर ड्रिवन इमेज थी ऑफ द मासी फैमिली, तो अनलाइक कपूर्स एंड खान जो सभी डिफरेंट जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देओल सेम ट्रोप्स वाली फिल्मों में काम कर रहे थे, जिनकी बात अभी हम कुछ देर में करेंगे। वो अपने पीयर्स के मुकाबले काफी कम मीडिया या सोशल मीडिया में देखते थे। हाँ, इन द लेटर स्टेजेस कपूर ने इस पे काम किया है, बॉबी पॉडकास्ट देते हैं, सनी देओल फिल्म अनाउंस कर रहे हैं, बट पहले के टाइम ये सब नेग्लिजिबल था एंड ये डायरेक्टली उनकी एक्सेस पर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि उनका ये पीआर डेफिसिट रीजन बनता है ऑफ द वॉइड इन कोलैबोरेशन ऑफ द देओल फैमिली विद मेजर फिल्म स्टूडियोज लाइक धर्मा प्रोडक्शंस या वाईआरएफ। अगर तुम देखो तो इसी एक्सेस के लिए धर्मा और वाईआरएफ दोनों एक सेट फॉर्मूले में फिल्म बनाते थे। धर्मा अर्बन रोमांस प्लस स्कूल लाइफस्टाइल के फॉर्मूले में फिल्म बनाता था, लाइक कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इवन कभी अलविदा ना कहना, जो इनफिडेलिटी जैसे टबू सब्जेक्ट्स पर बात करती थी। एंड वाईआरएफ स्टार ड्रिवन एंड एक्शन फिल्में बनाते थे, लाइक हम तुम एंड धूम। वाईआरएफ तो आगे जाके स्पाई यूनिवर्स जैसे कंटेंट स्टाइल में भी एक्सपेरिमेंट किया है। एंड इस दौरान देओल्स अपने 90s वाले एरा को वापस लाने की सिर्फ एक नाकाम कोशिश कर रहे थे एंड जब वो डिसाइडेडली फेल हो गया तब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो फिर से फेल हो गए। उनकी फिल्में जैसे अपने एंड यमला पगला दीवाना सेमी हिट हुई, पर उसके अलावा कोई भी चीज ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर या फिर ऑडियंसेस के बीच में इंपैक्ट नहीं डाल पाई। इसीलिए उनकी फैमिली के अराउंड नॉइज ऑलमोस्ट खत्म होने लगी। इसका देओल्स को काफी नुकसान भी हुआ। 2000 से 2015 तक एक एक्सेस डेफिसिट का एरा भी देओल्स ने फेस किया। अवे फ्रॉम द फिल्म स्पॉटलाइट, शोज, इवन अवार्ड शोज में उनके अपीयरेंसेस लिमिटेड थे। उनकी इस नॉर्थ बेल आइडेंटिटी ने उनके पोटेंशियल कोलैबोरेशंस रिस्ट्रिक्ट कर दिए। प्रोड्यूसर्स उन्हें फिल्में नहीं देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि देओल परिवार का ऑडियंस पुल खत्म हो चुका है। एंड ये पीआर एंड एक्सेस का क्राइसिस आल्सो लीड्स इनटू अ मेजर फाइनेंशियल डाउनटर्न, जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन है देओल फैमिली और विजेता फिल्म्स के डाउनफॉल से। ये वही विजेता फिल्म्स है जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी। पावर एंड कंट्रोल ओवर स्टोरीज तो उन्हें मिला, बट अनलाइक अदर फैमिली ड्रिवन प्रोडक्शन हाउसेस, वो कभी बॉलीवुड में एम्पायर नहीं बना पाए। विजेता फिल्म्स की पूरी फिल्मोग्राफी में सिर्फ 12 फिल्में हैं, जो मोस्टली देओल फैमिली की सेकंड जनरेशन की फिल्म्स हैं, इंक्लूडिंग द डेब्यूज लाइक बेताब, बरसात, सोचा ना था। घायल ने तो 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी जीते थे। वहीं फिल्म्स लाइक अपने एंड यमला पगला दीवाना माइल्डली सक्सेसफुल तो थी, लेकिन उसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3
फॉर डिजास्टर्स एट द बॉक्स ऑफिस। एंड विजेता फिल्म्स के कैटलॉग की एक कॉमन ट्रेट थी कि वो अपनी कहानी के ऊपर कम और देओल फैमिली की यूनिटी पर ज्यादा मार्केट होती थी। एंड अगर आपका यूएसपी ही देओल परिवार है, जिसकी ब्रांड वैल्यू इन द आईज ऑफ प्रोड्यूसर्स मल्टीप्लेक्सेस कम हो रही है, तो मल्टीप्लेक्स ओनर्स भी आपकी फिल्म पर बैट नहीं करेंगे। एड टू दैट द फैक्ट कि उनकी मार्केटिंग मसल अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत वीक थी, which not only resulted in a smaller footprint, but the bigger problem कि audiences ने देओल्स को स्क्रीन पर देखना बंद कर दिया था। इसका प्रूफ तुम्हें इसी बात से दिख सकता है कि सेकंड जनरेशन के मेन मैन सनी देओल की इन द 2000s फिल्मों के बीच में लंबे गैप देखने को मिलने लगे। गदर और हीरो की सक्सेस के बाद उनकी नेक्स्ट मेजर हिट 2023 में आई। इस बीच में फिल्में आई जैसे जानी दुश्मन, कर्ज, कैसे कहूं कि प्यार है, पर बॉक्स ऑफिस बॉम्ब्स। फिल्म्स तो वो कर रहे थे, पर कुछ अननोटिस जा रही थी, कुछ फ्लॉप हो रही थी और कुछ जो थोड़ी बहुत हिट हो जा रही थी उनका भी इंपैक्ट कुछ खास नहीं था। जैसे कि अपने एंड यमला पगला दीवाना, जहां उनके पीयर्स 50-100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दे रहे थे, लाइक गजनी, वांटेड, डॉन, वहीं सनी देओल 10 से 20 करोड़ के कलेक्शन वाली फिल्में डिलीवर कर पा रहे थे। सेम टाइम पर बॉबी देओल का करियर भी डाउनफॉल में था, जहां उनपे काम कम था और जो काम था वो भी किसी काम के लायक नहीं था। एंड तुम देख सकते हो कि कैसे कंसेक्यूटिवली दोनों भाइयों का ब्रेकिंग पॉइंट 2002 के बाद आया, जहां दोनों मानो अननोइंगली आउटडेटेड सिनेमा देने लगे। एंड यही शायद वो पॉइंट था जहां देओल्स अपने कंपटीशन से, अपने पीयर से बहुत पीछे हो गए। 2010s तक आते आते तो ये और बुरा हो गया, जहां सनी देओल और बॉबी देओल बोथ कंसेक्यूटिवली डिजास्टर ही दे रहे थे, लाइक पोस्टर बॉय, सिंह साब द ग्रेट, आई लव न्यूयॉर्क। एंड बॉबी ने तो फिल्म से 4 साल का ब्रेक भी ले लिया था। एंड इस सेंचुरी में धर्मेंद्र जी ने ऑलरेडी अपनी फिल्म अपीयरेंसेस को ओइंग टू एज प्रोबेबली बहुत कम कर दिया था। बट इस सब के बावजूद जब उनका राइज दोबारा आया इन द अर्ली 2020s, तो लोगों ने उसका रीजन बताया उनकी पुरानी फिल्मों का इंपैक्ट और लोगों का नॉस्टैल्जिया। बट मेरे अकॉर्डिंग वो बात सच नहीं है, क्योंकि देओल फैमिली की आफ्टर लाइफ किसी पैराडॉक्स से कम नहीं है। देओल फैमिली की फिल्में जो आइकॉनिक रही हैं, उनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। वो जो नॉर्थ बेल्ट की आइडेंटिटी उनके साथ एसोसिएटेड है, वो ओवर टाइम एस्टैब्लिश हुई है। उनकी फिल्में लाइक गदर, दामिनी, गुप्त, सोल्जर अभी भी कल्ट क्लासिक में काउंट होती हैं। टीवी के रीरन से उनकी कल्ट फॉलोइंग ओवर डेकेड सिर्फ मेंटेन नहीं रही है, बढ़ी है। उनकी पुरानी फिल्मों के सीन्स, उनके डायलॉग्स, उनके गाने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आज भी मॉडर्न पॉप कल्चर में रेलेवेंट है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आज भी मिलियंस में व्यूज जनरेट करते हैं। एंड इससे ये तो समझ आता है कि ऑडियंस ने देओल्स को ऑब्जेक्टिवली शायद फॉलो न किया हो, पर उनकी तरफ उनका प्यार भी कम नहीं हुआ। एंड शायद इसका कारण यह है कि देओल पॉपुलर होने के बावजूद, सक्सेसफुल होने के बावजूद ऑडियंसेस के लिए कई मायनों में एक्सेसिबल रहे। हमेशा ग्राउंडेड थे, रियल थे, रॉ थे, किसी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे। एंड अगर हमें समराइज करना हो देओल फैमिली का डाउनफॉल, तो कहानी बहुत सिंपल है। लेट 90s और 2000s में देओल का स्टाइल मल्टीप्लेक्स कूल फिल्मों से मिसमैच हो गया। उनकी फिल्में जैसे कर्ज, फर्ज, फुल एंड फाइनल, अपने यमला पगला दीवाना, बर्दाश्त जैसी 2000s के एरा से उसके कंपैरिजन में बाकी लोग जो कर रहे थे काफी आउटडेटेड हो गई थी। जबकि सेम टाइम पे शाहरुख खान कल हो ना हो, सलमान जाने मन जैसी हाई प्रोडक्शन फिल्में कर रहे थे। उनकी 2000s की एरा की किसी भी फिल्म में कोई रिकॉल वैल्यू नहीं थी। एंड द राइज ऑफ मॉडर्न अर्बन डिजिटल सेंटर्स, जो एक अर्बन कूल मेट्रो टेस्ट को एम्पलीफाई करता है, तो उसके कंपैरिजन में टियर 2 टियर 3 का हिस्टेरिया जो देओल्स की रियल ऑडियंस थी, वो ऑनलाइन डेटा में कहीं दिखाई नहीं देता। जिसका रिजल्ट सिर्फ इतना था कि देओल फैमिली की स्ट्रेंथ छुपी रह गई। बट इसके बावजूद एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और है देओल फैमिली का, जहां वो सक्सेसफुल तो हुए, ऑडियंस ने उन्हें प्यार भी दिखाया, पर वो भी उनकी लेगेसी को रेलेवेंस में तब्दील नहीं कर पाया। बात करना बहुत जरूरी है देओल परिवार के एक ऐसे एस्पेक्ट का जो सबसे अंडर डिस्कस तो है, पर उनके इंपैक्ट का सबसे रियल पिक्चर दिखाता है, पॉलिटिक्स। उनकी सिनेमैटिक सिंसियरिटी जहां उनको लोगों का प्यार दिलवाती है, वहीं इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस जैसे दी पार्लियामेंट उनसे एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट मांगती है। एंड यही देओल परिवार के इथॉस और रियलिटी के बीच का डिफरेंस हमें दिखाई देता है। देओल परिवार के बारे में एक फैसिनेटिंग चीज ये है कि उनके परिवार से 3 लोग इंडिया के नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पर खड़े होते हैं और जीतते भी हैं। एंड उनकी ये सक्सेस हमें ये तो बताता है कि उन्हें जीतने के लिए ऑडियंस का प्यार भरपूर मिला, पर उनका पॉलिटिक्स करियर, उनका प्रोफेशनल एंगेजमेंट स्टाइल भी हमें समझाता है। क्योंकि रियलिटी में
इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट में अटेंडेंस, डिबेट्स और पॉलिसी का काम एक्चुअल मैट्रिक्स बन जाते हैं। देओल परिवार में धर्मेंद्र जी सबसे पहले 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं बीकानेर, राजस्थान से। उन्हें जिताने के लिए उनका फार्मर का बेटा एंड पीपल्स हीरो वाली उनकी इमेज ने बहुत हेल्प करा। बट धर्मेंद्र जी का बीकानेर से टेन्योर कुछ ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं था। मीडिया ने उनकी टर्म को फिल्मी एंटिक्स के नाम से टैग किया। चुनाव के दौरान जिस तरीके से फिल्मी डायलॉग बोल करके उन्होंने यहाँ की जनता को प्रलोभन दिए, जो वादे उन्होंने किए उन वादों में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। यानी कैमरा के सामने उनका चार्म नेचुरल था, पर लेजिस्लेटिव सब्सटेंस, डिबेट्स, क्वेश्चन वर्क, पॉलिसी पर काम बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दिया। एंड उनका पॉलिटिकल अवतार बिल्कुल वैसे ही था जैसे उनकी फिल्मों में उनका लवर बॉय इनोसेंस था। दिल साफ, नीयत स्ट्रॉन्ग, पर सिस्टम के पर्टिकुलरिटीज उसको समझने से थोड़ा दूर। इवन धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डिसअपॉइंटेड थे पॉलिटिकल कल्चर से एंड इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ भी दिया। एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर पॉलिटिकल करियर सनी देओल का भी था। सनी देओल ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन किया एंड गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ा और 80,000 वोट्स के मार्जिन से जीते भी। एंड सनी देओल का पॉलिटिकल चैप्टर सबसे स्टार्क है देओल परिवार में। उनका अटेंडेंस 17% था, यानी नियर टोटल एब्सेंस था उनका पॉलिटिक्स जीतने के बाद। एंड सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये वही सनी देओल हैं जो स्क्रीन पर पूरा सिस्टम हिला देते हैं, लेकिन शायद पार्लियामेंट की पर्टिकुलरिटीज और पेपर वर्क को समझ भी नहीं पाए। एंड इसीलिए 2024 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ भी दी। बट इनमें एक एक्सेप्शन है, हेमा मालिनी, जो 2004 से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। हेमा मालिनी ने एज अ राज्यसभा एमपी 2004 से 2009 में सर्व किया है। उनकी लोकसभा की जर्नी 2014 में स्टार्ट होती है जब उन्होंने मथुरा में इलेक्शन जीता। एंड हेमा जी 2 बार उसके बाद इलेक्शन जीत चुकी हैं, 2019 और 2024 में भी। और जब हम उनकी एक्चुअल लोकसभा परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक अलग स्टोरी सामने आती है। 16 लोकसभा में उनकी अटेंडेंस थी 39%, जहां नेशनल एवरेज 80% का था। 17th लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 50% थी, जहां नेशनल एवरेज 79% था। यानी पब्लिक इमेज तो स्ट्रॉन्ग है, पर पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। एक तरफ उनका ड्रीम गर्ल ऑरा इंटैक्ट है, पर दूसरी तरफ उनका लेजिस्लेटिव स्कोर कार्ड थोड़ा डाइल्यूटेड है। अब वो 3 बार जीती है शायद इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ मथुरा का इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर प्रोजेक्ट्स पे काम उनका चल रहा है। बट इन तीनों का पॉलिटिकल करियर देखकर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि देओल्स इमोशनल क्रेडिबिलिटी में तो स्ट्रॉन्ग है, पर इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस में बहुत वीक है। जहां स्क्रीन पर सिंसियरिटी काम करती है, पर सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर का ही काम होता है। और देओल्स कभी भी स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रोफेशनल्स नहीं थे, ना इंडस्ट्री में ना पॉलिटिक्स में। एंड कई मायनों में यही उनकी स्ट्रेंथ भी है, उनकी लायबिलिटी भी, और शायद फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनका फ्यूचर भी। वापस आते हैं इस वीडियो के मेन सवाल पर, क्या देओल फैमिली आज बॉलीवुड की हायरार्की में इररिलेवेंट है? अगर फैक्ट्स की बात करें तो 2021 के बाद देओल फैमिली का रिसर्जेंस हुआ है एंड उनकी 3rd जनरेशन ने फिल्मों में कदम रखा है। पर टेक्निकली 3rd जनरेशन में सिर्फ करण और राजवीर देओल नहीं, बट सनी एंड बॉबी देओल कलेक्टिवली आते हैं। एंड देओल फैमिली का बाकी बॉलीवुड की फिल्म फैमिली से एक और मेजर डिफरेंस भी है, उन्हें कभी नेपोटिज्म के लिए डिमोनाइज नहीं किया जाता है। हाँ, करण देओल के डेब्यू पर क्रिटिसिज्म आया था, पर वो इसलिए क्योंकि फिल्म खराब थी, लेजी थी। बट दैट हैपेंड प्री रिसर्जेंस ऑफ द देओल फैमिली। रिसर्जेंस सनी देओल का एंड बॉबी देओल का। सनी देओल का रिसर्जेंस हुआ गदर 2 के साथ, एक ब्लॉकबस्टर जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसकी बात हमने नहीं करी है वो ये कि 90s से 2000s के बीच ट्रांजिशन करते वक्त सनी देओल अपने साथ एक प्रॉब्लम लेके चल रहे थे। वो ये कि उन्होंने उस ट्रांजिशन में अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश नहीं करी, पर वो गलती सनी देओल इस बार नहीं कर रहे हैं। विच इज वाई we can be hopeful about the future of देओल फैमिली। क्योंकि सनी देओल का रिसर्जेंस गदर 2 से हुआ है, तो उन्हें समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला तो काम करता है। एंड शायद इसीलिए वो बॉर्डर 2, लाहौर 1947 जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पर इस बार डिफरेंस ये है कि वो अपनी मास इमेज को मॉडर्न सिनेमा के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। विच इज वाई वो आने वाली फिल्म रामायण में हनुमान जी का रोल भी प्ले करने वाले हैं। एंड कोई इस बात को क्वेश्चन सनी देओल की कास्टिंग चॉइस पर सवाल भी नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये रोल उनकी मास इमेज से परफेक्टली अलाइन करता है। उनका पर्सोना, स्क्रीन प्रेजेंस and the portrayal of Shri Hanuman in the context of modern cinema could not go to anyone except Sunny Deol, क्योंकि उनकी जो इमेज वो 90s से लेके चल रहे हैं, एक ट्रस्ट प्रोटेक्टर वाली, जो ना सिर्फ हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ अलाइन करती है, इट ऑल्सो प्रूव्स कि सनी देओल अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं। एंड रामायण में हनुमान जी जैसे रोल से उन्हें इंडस्ट्री में प्रेजेंस मिलेगा। सिमिलर चीज हम बॉबी देओल के केस में भी देख सकते हैं। उनके करियर के रिवाइवल के लिए भले ही डेस्परेशन में उन्होंने सलमान खान से रेस 3 की भीख मांगी हो। I was trying to prepare myself for that, and next thing I know, Mamu called. Mamu, shit उतारेगा.
I said मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन रिसर्जेंस के बाद उन्होंने अपने आप को एक नए रूप में एस्टैब्लिश किया है, जिसमें पहला स्टेप था एक्सेप्ट करना कि बॉबी देओल अब शायद एक लीडिंग हीरो नहीं है, बट वो अपनी प्रेजेंस से फिल्मों को एनहांस कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली विलन के रोल में बॉबी देओल को ऑडियंस एक्सेप्टेंस मिला। एनिमल में छोटा होने के बावजूद वो कैरेक्टर एक पॉप कल्चर फिनोमेना बन गया। एंड बॉबी जो अपने आप को फिल्म्स में एज अ सपोर्टिंग एक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये शायद वही फिलॉसफी है जो आगे फ्यूचर में करण देओल या राजवीर देओल भी फॉलो कर सकते हैं। करण देओल का डेब्यू 2019 में पल पल दिल के पास से हुआ था एंड राजवीर का डेब्यू 2023 में फिल्म दोनों से हुआ था। एंड करण और राजवीर के डेब्यू से ये तो पता चल गया कि देओल्स का ओल्ड कंट्रोल वाला मॉडल अब किसी काम का नहीं है और वक्त के साथ काफी इररिलेवेंट भी हो गया। एंड फॉर देम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ देओल फैमिली टू सक्सीड इन बॉलीवुड, उन्हें सनी और बॉबी देओल का रिसर्जेंस वाला मॉडल ही फॉलो करना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डालने होंगे, लीड फॉलो करनी होगी ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्शन हाउसेस लाइक होम्बाले जो मॉडर्न मास एक्शन फिल्म बनाते हैं, या फिर एक्सेल जो ग्राउंडेड थ्रिलर्स बनाते हैं, या फिर हाई कॉन्सेप्ट नीश लाइक मैडर। एसेंशियली उन्हें चाहे वो साइड कैरेक्टर के रोल्स करके हो या एंटागनिस्ट के रोल से ऑडियंस में एक डीप इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। एंड इसीलिए द फ्यूचर ऑफ देओल फैमिली, उनका रेलेवेंस या इररेलेवेंस आर वेरी क्लोजली लिंक्ड एंड इट विल डिपेंड एंटायरली अपॉन कि जो गलतियां उन्होंने अपने 65 साल की इस हिस्ट्री में करी हैं, उनसे वो क्या सीखते हैं, उनकी चॉइसेस को वो कैसे अडेप्ट करते हैं, अपनी पुरानी एस्टैब्लिश्ड इथॉस पे जाते हैं, अपनी मीडिया से प्राइवेसी मेंटेन करने वाली पॉलिसी पर रहते हैं, या खुद को अडेप्ट करते हैं देओल फैमिली की लेगेसी, उनकी इथॉस, उनके कोर को खोए बिना। एंड द रीजन मैं होपफुल हूँ उनके रिसर्जेंस के लिए, उनकी रेलेवेंस के लिए, इज बिकॉज उन्होंने इसके कुछ साइंस भी दिखाए हैं। रिसेंटली वो लोग पॉडकास्ट पर जाने लगे हैं, कॉफी विद करण पे आते हैं, अपनी फिल्म्स पहले से ही अनाउंस करके हाइप क्रिएट करते हैं एंड ऑडियंसेस भी उनके फ्यूचर के लिए एक्साइटेड है। एंड देओल फैमिली की शुरुआत में वो रोल जो धर्मेंद्र जी ने प्ले किया था अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए, वो जिम्मेदारी अब सनी देओल और बॉबी देओल के कंधों पर आ गई। एंड अगर पिछले 5 साल किसी बात का प्रूफ है तो वो क्लियरली अपनी गलतियों से सीख चुके हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि देओल फैमिली की आगे आने वाली लेगेसी उनकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लेगेसी से, उनके इतिहास से कहीं ज्यादा बेहतर हो। एंड दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। देओल फैमिली के बाद अगर तुम्हें बॉलीवुड के कपूर खानदान के बारे में सब जानना है तो यहाँ पर एक वीडियो है, इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप डाइव्स ऑन पॉप कल्चर, इंडियन बॉलीवुड कल्चर पे, इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने थॉट्स बताओ। मैं विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।